हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का टाइम आ गया है, शिमला सम्मेलन से भारतीय संविधान के निर्माण तक। तो अभी तक आपने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव के बारे में, उसके बाद आपने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण तक, और इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शिमला सम्मेलन था क्या। ये 25 जून 1945 को हुआ था। मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास दो कॉलम आएंगे ए और बी, उसमें एक तरफ सम्मेलन लिखे होंगे और एक तरफ उनके ईयर्स लिखे होंगे। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा सम्मेलन या कौन सा आयोग किस साल में बना था और कब उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन जो है वो हुआ था। इसमें सभी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ब्रिटिशर्स हों या कोई और पार्टी हो, उन सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। कुल इसमें 22 प्रतिनिधि थे और कांग्रेस का नेतृत्व इस सम्मेलन के अंदर अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग ही करेगी, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी। तो हमने पढ़ा था कि वायसराय की कार्यकारिणी में कुछ पार्षद थे, पहले 3 रखे गए, फिर 4 रखे गए, फिर 6 किए गए और फिर उसको हटाकर 15 पार्षदों की एक कमेटी जो है वो बना दी गई थी। तो उसके अंदर वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर जो भी मुस्लिम्स होंगे उनका चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। तो ये किसी को मंजूर नहीं था और इस तरह से शिमला सम्मेलन जो है वो पूरी तरह से असफल रहा था। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और 25 जून 1945 को हुआ था। इसमें कुल 22 प्रतिनिधि थे। बस इतना ही आपको याद रखना है। भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 में हुए थे। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। तो ये देखिए किस तरह से क्या हुआ था उस टाइम में। सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन। अब उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। अभी तक आपने पढ़ा क्रिप्स मिशन के बारे में, अब कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं कि जिसमें 3 सदस्य थे और सर पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। वह 22 जनवरी 1946 को भारत आया और राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए इसका काम था कि जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो एजेंडा चल रहा है भारत के अंदर, कि किस तरह से वहाँ पर गतिरोध हो रहा है एक पार्टी दूसरे के ऊपर, यानी कि अंग्रेज़ों और कांग्रेस के बीच में मेनली जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी सही रिपोर्ट जो है वो क्लीमेंट एटली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के तत्कालिक, और वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनको वो रिपोर्ट पेश करनी थी कि एक्चुअल में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये आया था 22 जनवरी 1946 को। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 को। क्लेमेंट एटली ने बोल दिया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे जल्दी और भारत अपनी स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार वो थी कि जब तक नई संसद न बन जाए, जब तक कि चुनाव होकर आम चुनाव होकर नई संसद ना बने, जब तक संविधान ना बने, तब तक एक अंतरिम सरकार जो है वो बनाई जाए ताकि वो सभी कामों को सुचारू रूप से रखे। कैबिनेट योजना 24 अगस्त 1946 को, इसी के अंतर्गत जो है अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बना अंतरिम सरकार का और पंडित नेहरू उपाध्यक्ष बना। अब इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि कैबिनेट योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई, 24 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार बन गई थी और अध्यक्ष बने उसके लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू बने उपाध्यक्ष, और 11 अन्य सदस्यों ने भी पद की शपथ ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, पर वो मुस्लिम लीग से संबंध नहीं था उनका किसी भी तरह से। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई थी। इसका उद्देश्य एक ही था कि पाकिस्तान की मांग करना कि पाकिस्तान को एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। पहले कांग्रेस से अलग थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई थी ताकि वो पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बना सके। उसकी मांग उठाई उसने। उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना। थोड़ा सा देख लीजिए इसको अच्छे से। माउंटबेटन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली है 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सरकार 30 जून 1947 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। ये ब्रिटेन की संसद में हो रहा है सब कुछ। वहाँ की लेबर पार्टी से बिलोंग करता है कौन? प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि जो ब्रिटिश की सरकार है वो 30 जून 1947 से पहले भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देगी। उसके बाद फिर बात आती है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया इस आयोग के तहत। लॉर्ड माउंटबेटन जो प्रथम वायसराय जो था, जो लास्ट वायसराय था और इसे बाद में गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 3 जून 1939 को माउंटबेटन योजना आई। इसे वायसराय बनाकर, पहले बेबल था यहाँ पर, लेकिन अब माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत के अंदर भेजा गया और उसे कहा गया कि तू एक ऐसी योजना लेकर आ जिससे हम वहाँ की जनता को संतुष्ट कर सकें, वहाँ की पार्टियों को संतुष्ट कर सकें और देश को आज़ाद कर सकें। तो इन्होंने ये 3 जून 1939 को एक माउंटबेटन योजना बनाई गई। 1947 आएगा इधर, 1947 को एक योजना बनाई। इसे ही माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना कहा जाता है। इसे याद रखना, 3 जून की योजना। जो माउंटबेटन ने योजना बनाई थी वो 3 जून को बनी थी, उसने वो रिपोर्ट दी थी। तो अब इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जैसे ही 1947 का नाम आता है तो हम देश आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी का ध्यान आता है हमारे दिमाग में। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था। 18 जुलाई को इसे स्वीकार कर लिया गया। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल गई और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। वायसराय का पद हटाकर गवर्नर जनरल को बना दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय था और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। तो अब देखो ये अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, क्योंकि 3 जून 1947 को जैसे हमने पता है कि उसने अपनी रिपोर्ट बना दी थी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। उसके बाद बात करते हैं हम संविधान सभा की। सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है, जो सिद्धांत है संविधान सभा का, वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में दिया था। ये उन्होंने सिद्धांत दिया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान को बनाए। 1942 में क्रिप्स मिशन ने इस विचार को, इस स्वराज विधेयक को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से अभी सामने नहीं आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा ये व्यवहारिक रूप से सबके सामने रख दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को, जैसा हमें पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सबसे उम्रदराज थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इनको बना दिया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने और BN राव संविधान सभा के सलाहकार बने। इसमें और भी पदाधिकारी हैं। उद्देशिका प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की जो है वो बैठक शुरू होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इसको पेश करते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव को। इसके अंदर वो लिखते हैं कि अपने 8 अनुच्छेदों को लेकर आते हैं। वो इसमें लिखते हैं कि सभी बराबर होंगे, सभी को समता का अधिकार मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा, सभी नागरिक बराबर होंगे, किसी के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सब के ऊपर विचार विमर्श किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और इस उद्देशिका प्रस्ताव, जो ये उद्देशिका प्रस्ताव था, इसी का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया। देखिए संविधान सभा में कुल 8 समितियां थी। संघ शक्ति समिति, देखिए कुल 8 समितियां बनाई गई थी, उप समितियां भी थी। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, क्योंकि प्रांतों का काम कौन देख रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे कि सभी को इकट्ठा करना है, देशी रियासतों को। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। प्रारूप समिति, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति बने।
और झंडा समिति JB कृपलानी, ये इनके अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखने हैं आठों की आठों समितियाँ कि कौन इनके अध्यक्ष थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता है, अच्छे से जानते हैं आप इनके बारे में। अब इनके साथ 6 सदस्य और थे, एक तो के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे KM मुंशी, सैयद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इनमें से कौन उसमें शामिल था और कौन नहीं था। क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो चौथा होगा या फिर 3 होंगे और चौथा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, संविधान की प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। देखिए 29 अगस्त को बन गई, नेक्स्ट डे उसकी जो है वो पहली बैठक होती है। 114 दिन की चर्चा होती है संविधान के प्रारूप पर, और फिर जो संविधान तैयार होता है उसका 3 बार वाचन किया जाता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है। बताया जाता है, विचार विमर्श किया गया 14 दिन तक, उसके बाद उसको बताया गया। और डॉक्टर भीमराव ने संविधान के प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया। और 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ये आपको याद रखना है। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को अंगीकार किया गया था। और डॉक्टर भीमराव ने संविधान के प्रस्ताव को इस दिन पारित किया था। इसको बनाने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, आपको पता है बहुत अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को होती है, यानी कि जिस दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले, और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया जाता है देश के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि संविधान में कुल कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें, कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 24 जनवरी को ही, अब देखिए 24 जनवरी को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो मंजूर कर लिया जाता है। और वो तब तक रहेंगे जब तक कि 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का गठन न हो जाए, तब तक वो इसके राष्ट्रपति रहेंगे। और संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। उसके बाद आता है आपका संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। मूल संविधान में ये नहीं थे। अब आते कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि विदेशों से हमने बहुत कुछ लिया है। और ख़ास करके हमारा जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसमें से हमने 250 अनुच्छेद उठाए हैं, या तो बिल्कुल एज इट इज़ उठाए हैं वैसे के वैसे, या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। 250 से ज़्यादा अनुच्छेद, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 250 अनुच्छेद तो उसी के हो गए हैं। अब हमारे यहाँ 448 अनुच्छेद हैं टोटल। तो अब देखते हैं कि किस तरह से किस किस देशों से, किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो कानून बन गया है उसी के अनुसार काम चलेगा। रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेल्सन मंडेला का नाम आता है, दक्षिण अफ्रीका का नाम सुनते ही नेल्सन मंडेला। जर्मनी, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि वो सभी के मौलिक अधिकार जो है वो ख़त्म कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, प्रस्तावना की भाषा कैसी हो, और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और उनके संबंध, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक शासन प्रणाली। एकल नागरिकता का मतलब है कि कोई भी नागरिक जो है
वो एक ही देश का नागरिक रह सकता है, एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका की या किसी और देश की, अगर किसी भी देश की अगर नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी ख़त्म हो जाएगी। विधि निर्माण भी हमने, यानी कानून का निर्माण, वो ब्रिटेन से लिया है। और उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ये कानून भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हमने मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता की संविधान सबसे ऊपर है, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, फ्री है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। और उसी तरह से उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाए उसका, और न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात, ये सब हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। मेनली आता है यहाँ पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किन देशों से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो आप इनको अच्छे से करें और अच्छे से अपने दिमाग में इनको सेट कर लें। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये बिल्कुल याद रखें, क्योंकि पूछा जाएगा कितने अनुच्छेद हो चुके हैं। 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें परिवर्तन हुआ है और इनमें परिवर्तन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपने इस वीडियो के अंदर देखे। आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगी। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आपकी किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपके काम आएंगे। धन्यवाद।